हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को पॉलिटी की क्लास नंबर 18 में। आज जो हमारा है वो क्लास नंबर 18 है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम लोग उच्च न्यायालय भी कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 17 क्लास को कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आपको उस क्लास को देखना है तो इन सभी के क्लास जो है वो आपके इस क्लास के वीडियो के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप उस प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो बहुत इजी तरीका से आप पूरी प्लेलिस्ट को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी क्लास की पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय हम लोगों ने बाकी सारे भी खत्म कर लिए, और हम लोगों ने इससे पहले जो खत्म कर लिए वो आपको पता ही होगा। इससे पहले हम लोगों ने किया था कार्य की कार्यपालिका एवं विधायिका। तो उसको जो है वो अगर हम लोग रिवीजन करने के लिए बैठ जाए तो मुझे लगता है कि लंबे टाइम बिल्कुल लग जाएगी। तो इस तरीके से जो है मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। अगर आप देखें तो 155 आर्टिकल में क्या है मुझे नीचे कमेंट करिएगा। और वैसे मैं अगर बताना चाहता हूँ तो उसमें राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में बात किया गया है। और एक दो क्वेश्चन जैसे 163 में क्या है, ये आपसे क्वेश्चन रहेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो 177 में आर्टिकल में किसके मामले में बात किया गया है। और उसके बाद में जो होती है उसके बाद में एक और क्वेश्चन है कि एमएलए और एमएलसी के मामले में आप लोगों ने पूछा था, तो एमएलए और और एमएलसी के बारे में आपको बतानी है। बाकी चलिए शुरू करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। अब सबसे पहले आती है सर्वोच्च न्यायालय आखिर होती क्या है। सर्वोच्च न्यायालय कब लाया गया और क्यों लाया गया और कैसे आया। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो आया सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं संविधान के मामले में कि संविधान में इसकी जो है वो भाग 5 में और आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के 1 24 की 48 से एक काम यानी कि 124 से लेकर के 148 के बीच में इनकी चर्चा की गई है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उससे पहले जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया था। तब उसी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय आया। जैसा कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो आया है वो कैसे आया है। तब 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट आती है, और उसी के तहत जो है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट की जो है वो स्थापना की जाती है 1774 ईस्वी में कोलकाता में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। जिसमें कुल जो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो वहाँ पे जो है वो जज बैठाए जाते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होती है और 3 अन्य न्यायाधीश होती है। उस समय के लिए जो बनाया गया था उसका नाम था सर एलिजा इम्फे था। और 3 अन्य न्यायाधीश था जिसका नाम क्या था, तो जिसका नाम था लिमिस्टर, चैम्बर और वाइट। इन तीनों जो था वो अन्य न्यायाधीश था। और एक जो था वो आपका मुख्य न्यायाधीश था, यानी कि सर एलिजा इम्फे जो था वो मुख्य न्यायाधीश था। यानी कि टोटल की बात करते तो टोटल 4 हो गया। एक चीफ जस्टिस था और 3 अन्य जस्टिस था। अब आती है बात की भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रथम संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। भारत शासन अधिनियम के तहत प्रथम संघीय न्यायालय की स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में। 1935 भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट एक्ट 1935 के तहत, जिसमें कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया तो वो था मोरिस गुआयर था। और अंतिम न्यायाधीश जो था वो एच एच जे कानिया था। कौन था? एच जी कानिया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भारत जब 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 स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तब उस समय जो बने हुए अंतिम न्यायाधीश थे एच जे कानिया बने हुए थे। उसको जब स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है तब जो है वो तब उसको जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। यानी कार्य कार्य
26 जनवरी 1950 को जब स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, तब जो है वो उस समय के जो कि संघीय न्यायालय के तहत 1945 अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1935 को। तब उस समय जो अंतिम न्यायाधीश हुआ करता था H.J. कानिया था, उसी को जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है 26 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट जो स्वतंत्र भारत में बना था वो कार्य करना शुरू किया था 28 जनवरी 1950 को। 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और आर्टिकल नंबर 124 सप्लोज 1 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की संरचना यानी गठन होती है। चलिए, इतनी बात समझ में आया जी? आप कहेंगे बिल्कुल समझ में बिल्कुल आया। अब यहाँ पे जो बात आती है कि ठीक है, अब हम लोग कहाँ तक बढ़ते हैं? यहाँ तक बढ़ते हैं अब मूल संविधान। मूल संविधान में अभी जो जज की बात की गई है, यानी कि हमारे जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन है जिनमें जजों की जो वर्णन है वो कितनी मात्रा में है, कितनी संख्या में, तो आप कहेंगे उसकी जो संख्या है संविधान में वो आपका है 1 है और प्लस में 7 है। यानी कि 1 जो होंगे वो मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 जो होंगे वो अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है जी, ठीक है। तब जो है वो एक संसद को एक अधिकार दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956 के तहत सुप्रीम कोर्ट संसद को एक अधिकार दिया गया 1956 में कि जो है वो आपको अधिकार है कि आप जो है वो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो संख्या है आप इंक्रीज कर सकते हैं या तो फिर डिक्रीज कर सकते हैं। बस उसके बाद क्या, इंक्रीज करते करते इन्होंने लाइन लगा दिया। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो संसद को पावर मिल गया तो संसद ने उसको क्या किया 1956 में 7 से 10 कर दिया, फिर 1960 में 14 कर दिया, फिर 1938 78 में 18 कर दिया, फिर 1986 में 26 कर दिया और 2008 में 31 कर दिया, फिर 2019 में 34 कर दिया। इतना जो है वो बार वो चेंज किया। अब आती है बात कि वर्तमान संविधान में जजों की संख्या मूल संविधान में कितनी है। तो वर्तमान में संविधान में जजों की कुल संख्या की बात करते हैं तो अभी भी भले ही वो वर्तमान में 34 कर दिया हो, 33 प्लस में 1 कर दिया हो, क्योंकि एक जो होंगे वो मुख्य न्यायाधीश होंगे और 33 जो होंगे वो अन्य न्यायाधीश होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है वो मूल संविधान में जजों की जो संख्या की बात की गई है तो वो किया गया है 1+7 की ही बात किया गया। अब जो है वो अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि कौन व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो एक आर्टिकल आता है 124 सप्लोज 3 जिसमें ये कहे गई है कि भारत सुप्रीम कोर्ट के जज जो बनेंगे उसकी जो है सबसे पहले तो भारत की नागरिक होनी चाहिए। उसके बाद एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक जज रहा हो या 10 साल से एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार वकील रहा हो। तीसरा, राष्ट्रपति के नजरों में कानून का ज्ञाता हो। थोड़ा सा पानी पीते हैं।
फिर जो है वो 10 साल, 10 साल, जो 10 साल से वो एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में, एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में लगातार वकील रहा हो। उसके बाद में दूसरी पॉइंट है राष्ट्रपति की नजरों में कानून का ज्ञाता हो। इतनी बात मैंने आपको बता दिया। अब आती है जो आर्टिकल 124। अच्छा, आपको लगे कि पहले 123 123 आपने पढ़ाया, 123 आपने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? 124, 124 के क्लोज 3 में आपने पढ़ाया, क्या पढ़ाया? तो 124 के सप्लोज 3 में योग्यता की बात की। अब जो है 124 के सप्लोज 2 में आप न्यायाधीशों की नियुक्तियों के बारे में फिर बता रहे हैं। यार ऐसा ही लिखा हुआ है तो मैं क्या करूं? न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में 124 के सप्लोज 2 में बात लिखी गई है कि जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करेंगे वो कौन करेंगे? वो राष्ट्रपति करेंगे। और उसके बाद में अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगा, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर लिया गया, और उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा ही अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाएगा, लेकिन वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेंगे। बात आगे समझ में? यह हो गया। उसके बाद में आता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कार्यवाहक यानी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस को हम बोलते हैं। उसकी नियुक्ति की बात करते हैं तो वो 126 आर्टिकल में है। कार्य मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126 आर्टिकल में, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। उसके बाद आती है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि अपॉइंट ऑफ उसको क्या बोलते हैं? एडॉक जस्टिस उसको बोलते हैं, जो कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का मतलब क्या होती है? तदर्थ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से मुख्य न्याय सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति द्वारा न होने पर तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का मतलब ये होती है कि जैसे कि मान लिया जाए, जैसे मान लो तदर्थ की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जस्टिस, यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का मतलब ये होती है इसका मतलब ये होती है कि जैसे तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मतलब कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति, यानी कि कोरम अगर पूरा ना हो, कोरम अगर पूरा ना हो तो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से वहां के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो वो बैठक ना करके जो है वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। ये जो है वो आर्टिकल नंबर 123 में है कि अगर वो बैठक के लिए कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। यहाँ पे नोट में बात लिखी गई है कि तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो आपका कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे कि वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। 128 सेवानिवृत्त
न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि आपसे कल के डेट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन ऐसा कोर्ट है जहाँ पे जो है वो रिटायर न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे जो है वो रिटायर न्यायाधीशों की जो है वो नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति की स्वीकृति से। राष्ट्रपति की स्वीकृति से क्या कर लिया जाता है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्ति कर लिया जाता है कि हाँ मुझे जो है वो यहाँ पे काम है, और उस काम को जो है सुप्रीम कोर्ट में काम ज्यादा हो रहा है और वो पूरा नहीं कर पा रहा था, उस मामले में जो है वो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति से न्यायाधीशों की नियुक्ति कर लेंगे। उसके बाद में एक आर्टिकल आता है 129, सुप्रीम कोर्ट में अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होती है कि कोई भी अगर मामला होती है, जितनी भी कार्रवाई होती है उसको रिकॉर्ड करके रखा जाए, ताकि वो बाद में उसकी जो है वो उसके मामले में अगर कोई मैटर जानना हो तो पिछले पिछले चीजों को देख करके उसके आगे डिसीजन लिया जाए। ये कहा गया 129 में। अगला है 130 में कि सुप्रीम कोर्ट की स्थान, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी स्थापना जो होती है वो कहाँ होती है, दिल्ली के अलावा भी कहीं पे होती है? तो जी बिल्कुल होती है। हैदराबाद और श्रीनगर में सुप्रीम कोर्ट के स्थान है जहाँ पे जो है वो स्थापना होती है, और मतलब कि बैठक होती है। वैसे तो दिल्ली में होती है, लेकिन उसके अलावा भी बैठक हुआ है हैदराबाद और श्रीनगर में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के ने मुख्य न्यायाधीश की जो है वो रिटायर होने की एज क्या है, आप कहेंगे 65 वर्ष के है। आपको बता दें कि इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल को लेकर के, इसकी रिटायरमेंट को लेकर के क्या हो जाती है, विवाद हो जाती है। तब यहाँ के जो जज थे वो संसद में आवाज उठाई, डिमांड कर दी कि जिस प्रकार वकील लोग और बाकी सब लोगों की 80-85 साल रिटायर होने का एज है, तो जजों को भी परमिशन मिलनी चाहिए, ताकि जो है वो मतलब एक एक उम्र के बाद जो है वो रिटायर हो जाए, इतने साल के बाद रिटायर हो जाए, ऐसा पूछा गया। तो तब वहाँ के संसद के कुछ जो जज थे वो पूछे कि जब वो वहाँ के जज से, सुप्रीम कोर्ट के जज से, कि भाई जो आपके हिसाब से रिटायरमेंट की एज क्या होनी चाहिए। तब वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजों की रिटायरमेंट एज 70 साल रख दीजिए, और हाई कोर्ट के जजों को रिटायरमेंट एज रख दीजिए 65 साल रख दीजिए। और ये मामला अभी तक जो है वो पेंडिंग में ही है, इसका जो फैसला होकर के नहीं आया। जब आएगा वो मैं आपको बताऊंगा फिर वीडियो निकाल के। उसके बाद आती है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी जो होती है वो वेतन इस समय कहाँ से आती है, और अन्य न्यायाधीश की। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो आती है वो संचित निधि से आती है, जो जो टैक्स वगैरह नहीं लगती है रोड पे, वो सबसे आती है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की वेतन की बात करते हैं, तो वो 200, मुख्य न्यायाधीश की तो 280 लाख है, और अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो आपका 250,000 है। अब आती है आर्टिकल नंबर 121, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में न्यायाधीशों, यानी कि जज के कार्यों को लेकर के संसद में चर्चा नहीं की जाएगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामले में अगर कोई भी विवाद होती है, या तो फिर कोई भी चीज होती है, कोई भी कार्य के मामले में कोई बातचीत होती है, तो उसको लेकर के आप जो है वो संसद में चर्चा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आती है सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के मामले में आती है। 131 में है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकारी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो है वो शक्ति क्या है। तो आप कहें केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई मतभेद होती है तो उसको सुलझाने के लिए हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट आपको जाना पड़ेगा, और वही करेंगे। उसके बाद में दूसरा है केंद्र एवं एक या एक से अधिक राज्य के बीच में भी अगर मामला होती है तो पर भी सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। और केंद्र एवं कुछ राज्य एक तरफ एवं दूसरे तरफ दो या दो से अधिक राज्यों के मामला आ जाए तो पर भी आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना है। सुप्रीम कोर्ट का ये पावर दिया गया। उसके बाद उसके बाद है कि संवैधानिक मामलों में अगर कोई भी अपील करनी है तो आपको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मामला में ये मैटर है, जानी पड़ेगी। उसके बाद सिविल मामलों में अपील है 132 में।
फिर आपराधिक मामलों में अपील जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं विशेष अपराधियों मामलों में, गैंगवार नहीं होती उसमें, विशेष इजाजत के मामले में, जैसे मतलब कुछ ऐसे मामला जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में विशेष इजाजत के द्वारा नहीं जाया जाता है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन लेंगे। परामर्शी क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि जैसे राष्ट्रपति का जो सुप्रीम कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश से आपको कोई सलाह मशवरा लेना है तो वो ले सकते हैं। उसके बाद में है 137 में पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार। पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार यानी कि आप कह सकते हैं कि रिव्यू ऑफ ज्यूरिक्शंस। उसके बाद में 39 में विशेष मामलों में रीट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अब कुछ फैक्ट्स की बात आती है, जैसे प्रथम महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की जो रही है वो आपका कौन रही है, तो आपका मीरा साहिब फातिमा बीवी 1989 में। सबसे लंबे कार्यकाल किस मुख्य न्यायाधीश की रहा है, तो वो आप कहेंगे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ रहे हैं, जो कि 7 साल रहे हैं, 7 साल 4 महीना। सबसे छोटा कार्यकाल जो रहा है वो आपका कमल नारायण सिंह का रहा है 18 दिन। उसके बाद में और भी इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे लिखी है कि सुप्रीम कोर्ट में कुल कितनी महिला जो है वो न्यायाधीश के पद पर रहे हैं, तो अभी तक यानी कि वर्तमान से 1950 से लेकर के अभी तक 11 जो रहे हैं। एक तो फातिमा बीबी रहे हैं, सुजाता मनोहर रहे हैं, रूमा रू रूमा पाल रहे हैं, ज्ञान सुधा मिश्रा रहे हैं, रंजना देसाई रहे हैं, आर भानुमति रहे हैं जो कि पहली दलित महिला है, इंदु मल्होत्रा है जो कि आपका जो है वो वकालत के कोर्ट हैं। उसके बाद में इंदु बनर्जी है, हिमा हिमा कोहली है, उसके बाद बीबी नागरत्ना है, उसके बाद में बेला त्रिवेदी है। अब जो आती है वो कुछ क्वेश्चन आती है, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। बाकी सब थ्योरी को अपने जैसे तैसे करके पढ़े, लेकिन इसको जो आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारी आती है, टेस्ट ये आती है कि टेस्ट में पहला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, तो बिल्कुल जी हाँ, राष्ट्रपति के अनुमति से। राष्ट्रपति के अनुमति से जो आप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद में अगला नंबर क्वेश्चन है, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो जनहित याचिका की शुरुआत जो है वो हम लोग पढ़ा ही नहीं था, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपके पास जो होगा वो होगा आपका न्यायिक पहल द्वारा। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1985-86 के दौरान एक अधिनियम आया था जिसकी जो जनक मानी जाती है वो पीएन भगवती को मानी जाती है, और पीएम भगवती को माना जाता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी के पद पर भी रहे हैं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका न्यायिक पहल द्वारा हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति किया गया था। निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था। 2010 की तो बात नहीं पता है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि चौथे नंबर पर मैंने आपको बताया था ज्ञान सुधा मिश्रा को बताया था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 3 के। और उसके बाद में फातिमा बीवी को कब 1 नंबर पर बताया था। उसके बाद में आपका सुजाता मनोहर को 2 नंबर पर मैंने आपको बताया था। उसके बाद में जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा को बताया था 3 नंबर पर। उसके बाद में जस्टिस रूमा पाल को बताया था आपको जो है वो 3 नंबर पर बताया था। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है, तो क्या सही है, आप कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है।
सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, ये तो गलत है उसको। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तन करने का अधिकार नहीं, केवल केवल विधि विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तन करने का अधिकार है, नहीं। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 4 का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर है निम्नांकित निम्नांकित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के राज ने निम्नांकित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया? अच्छा हाँ, मैंने आपको बताया था कार्यवाहक रूप में गया था जब बीबी गिरी ने रिजाइन मार दिया था, त्याग पत्र दे दिया था, जस्टिस जस्टिस एस एम हिदायतुल्ला थे। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद से खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा, ओ वाह, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा, ओ वाह, कौन होगा? तब कहेंगे वो होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तब कहेंगे उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद या अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है वो? तब कहेंगे वो जो है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? तब कहेंगे वो होनी चाहिए 5। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो क्या करता है? आप कहेंगे 32 में, यह हमने पढ़ा था, मूल अधिकार में था। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो किसे है? आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय के पास है। आप जो आती है वो अच्छी और भी क्वेश्चन आती है, बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। मैं जो है वो आपको लगभग 20 क्वेश्चन इसमें लेकर के आया। अब देखिए इसमें जो आपका क्वेश्चन है सबसे पहले कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो भाग 5 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो है वो 100 कितनी से है, 124 से लेकर के 147 तक है, 24 दूनी 48 होती है। भारतीय संविधान के सुप्रीम कोर्ट को किस अधिनियम द्वारा लिया गया? तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट को लिया गया था किस अधिनियम के तहत? आप कहेंगे वो जो लिया गया था वो आपका लिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। किस संविधान का संरक्षक माना जाता है? तो किसे संविधान का संरक्षक माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका, किसको माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या कितनी थी? तो वो 7+1 है। इसमें कौन सी बड़ी बात? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? आप कहेंगे 65 वर्ष लिखा हुआ था जो कि लड़ाई हुआ था। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? आप कहेंगे वो जो है वो आपका 34 है। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? भारत के संसद के पास। संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है आपका आर्टिकल 137। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई है? तो किस आर्टिकल के तहत दी गई? तो आपका आर्टिकल 32।
मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? तो आप कहेंगे वो जारी कर सकता है 5 प्रकार के। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप कहेंगे वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप कहेंगे कौन है जी? तो आप कहेंगे वो जो है वो आपका जस्टिस बोबड़े है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो वो किसे देते हैं? आप कहेंगे राष्ट्रपति को देती है। संविधान के किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो वो प्रावधान है आपका आर्टिकल 127। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किसके तहत होता है? तो वो जो होती है वो आपका होती है जाकर के संचित निधि के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को कितने वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए? तो आपका जो है वो मात्र और मात्र न्यूनतम 5 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर उनके पद से हटाना है तो लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो बुलाया जा सकता है कितना? 100। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने उच्च न्यायालय का एडवोकेट होने चाहिए? तो आप कहेंगे कि वो होना चाहिए 10 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि 5 तो है ही नहीं। बाकी यहाँ पे खत्म हो जाती है दोस्त। यहाँ पे खत्म हो जाती है। बाकी इस क्लास के जो अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।